सुस्वागतम सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 4 कक्षा 8 का पाठ 10 केवलम कल्पितम सुखम पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक कथा है, एक कहानी है। इसको पढ़ने के लिए हर बार की तरह सबसे पहले मैंने आपको बताया केवल, केवलम यानी केवल, कल्पितम यानी कल्पना किया हुआ, सुखम यानी सुख। केवल सोचा गया सुख, कल्पना किया हुआ सुख के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कथा है, इसका मैंने तरीका बताया आपको। सबसे पहले हम एक एक पैराग्राफ को रफ कॉपी में उतारेंगे, संस्कृत उसकी उतारेंगे, फिर कठिन शब्दों को उसके नीचे लिखेंगे, जो जो कठिन शब्द है। फिर जिन शब्दों का अर्थ हमने नहीं लिखा उसे एज इट इज पढ़ेंगे, और जिसका अर्थ लिखा हुआ है उसको नीचे वाला अर्थ पढ़ते चलेंगे। अपने आप हमारा संस्कृत में अनुवाद बनता चलेगा, और ये तरीका बच्चों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इससे आपको पूरा चैप्टर का अर्थ भी समझ में आ जाएगा, और आपको सीधा इसका सार आपके मन से, अंदर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है। ये इसका उदाहरण है। एक भिक्षुक आसीत। इसमें देखो भिक्षुक का लिख दिया मैंने, भिखारी, आसीत का था। तो अर्थ क्या हो गया? एक यानी एक, भिक्षुक यानी भिखारी, आसीत का मतलब था। एक भिखारी था। सह प्रतिदिनम भिक्षाटनम करोति स्म। वह प्रतिदिन भिक्षाटनम यानी भीख मांगने का कार्य, करोति स्म यानी करता था। भिक्षया संचितेन धनेन सह गोधूम चूर्णम क्रीणाति स्म। भिक्षा से, संचितेन यानी इकट्ठे, धनेन यानी धन से, भिक्षा के द्वारा जो इकट्ठे धन से, वह स यानी वह, गोधूम चूर्णम यानी गेहूं का आटा, क्रीणाति स्म खरीदता था। जो भी भिक्षा से उसको धन मिलता था उससे वो गेहूं का आटा खरीदता था। स अतीव कृपणा आसीत। वह अतीव यानी बहुत, कृपणा यानी कंजूस, आसीत का मतलब था, वो बहुत कंजूस था। अतः तच्चूर्णम अभुक्त्वा एकस्मिन् मृद्घटे संचिनोति स्म। इसलिए उस तत् यानी उस, चूर्णम यानी आटे को, अभुक्त्वा यानी न खाकर, एकस्मिन मृद्घटे एक मिट्टी के घड़े में, संचिनोति स्म मतलब इकट्ठा करता था। एष घट तस्य शय्याया पार्श्वे एकस्मिन नागदन्ते लंबमान आसीत। एष यानी यह, घट यानी घड़ा, तस्य यानी उसके, ये घड़ा उसके, शय्याया यानी बिछोने के, पार्श्वे यानी पास में, एकस्मिन यानी एक, नागदंत यानी खूंटी पर, लंबमान यानी लटका हुआ, आसीत का मतलब था। ये जो घड़ा था जिसमें वो आटा इकट्ठा करता था, वो उसकी बिछोने के पास में एक खूंटी पर लटका हुआ था। एकदा सशय्यायाम लंबायमान मान अचिंत्यत। एक बार, स यानी वह, शय्यायाम यानी बिछोने पर, लंबायमान यानी लेटा हुआ, अचिंत्यत यानी सोचता है। एक बार वह बिछोने पर लेटा हुआ सोचता है, सोचा उसने, क्या सोचा? शीघ्रमेव गोधूम चूर्णेन अहम घटम पूरिष्यामि। शीघ्र ही, शीघ्रम धन एव, शीघ्र ही गेहूं के आटे से, अहम यानी मैं, घटम यानी घड़े को, पूरिष्यामि यानी पूरा कर दूंगा। ये पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया। आपको बाकी सारा पैराग्राफ भी इसी तरीके से रफ कॉपी में करना है, ताकि आपको इसका चैप्टर का अनुवाद अच्छी तरह से करना आ जाए। ये आपको
मैंने सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तक कंप्लीट हो गया है अपना। देखो इसमें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अहम घटम पूरिष्यामि, यहाँ तक अपना अर्थ हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे से अगला देखो, सेकंड लाइन इसकी, चूर्णम पूरितम हट्टम, ये इस जगह से आपका आगे से पढ़ेंगे। चूर्णम पूरितम, चूर्ण पूरितम घटम हट्टम नेष्यामि, और उस आटे से भरे हुए घड़े को हट्टम यानी हाट में, नेष्यामि का मतलब ले जाऊंगा, हाट या बाजार है ना, उसको जो घड़ा जब पूरा भर जाएगा आटे से तो उसको बाजार में ले जाऊंगा। तत्र संपूर्णम चूर्णम विक्रेष्यामि, ये इसमें मैंने क्या कहा था, चैप्टर का नाम ही है कल्पना। वो कल्पना करता है, सब कुछ सोचता है वो, इस कहानी में उसका स्वप्न है, कल्पना है ना। तत्र वहाँ, संपूर्णम चूर्णम विक्रेष्यामि, वहाँ सारा आटा बेचूंगा। तेन प्रभुतम धनम आगमिष्यति, उससे प्रभुतम यानी बहुत अधिक धन आएगा। ये फ्यूचर टेंस में है पूरे, मतलब इसको संस्कृत में बोलते हैं लृट लकार। सारी जो धातुएं क्रियाएं हैं इसकी लृट लकार में यानी भविष्यत काल में, क्योंकि ये सब चीज़ कल्पना कर रहा है, तो कल्पना फ्यूचर टेंस में ही होती है। तेन धनेन एकाम धेनुम क्रेष्यामि, उस धन से एकाम यानी एक, धेनुम यानी गाय को, क्रेष्यामि यानी खरीदूंगा। धेनु पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति, गाय जो है पर्याप्त यानी पर्याप्त दूध, गाय से पर्याप्त दूध, भविष्यति यानी होगा, जब गाय खरीदूंगा तो उससे मेरे पास पर्याप्त दूध हो जाएगा। दुग्धस्य बिंदुमपि विना मूल्येन कस्मै अपि न दास्यामि, अब दूध की बिंदुमपि एक बूंद भी, बिना मूल्य के, बिना पैसे के, कस्मै यानी किसी को, अपि यानी भी, नहीं दूंगा। जब मेरे पास दूध हो जाएगा तब मैं उसके एक बूंद भी बिना पैसे के किसी को नहीं दूंगा। सर्वम दुग्धम विक्रेष्यामि, सारा दूध बेच दूंगा। दुग्धस्य विक्रयेण यत धनम आगमिष्यति, दूध के बेचने से, यत का मतलब जो, धन, आगमिष्यति यानी आएगा, तेन एकम सुंदरम भवनम निर्मास्यामि, उससे एक सुंदर भवन का निर्माण करूँगा। ततः विवाहम करिष्यामि, उसके बाद विवाह करूँगा। सुखेन निवसिष्यामि, सुख से रहूँगा। ये सब वो कल्पना कर रहा है। ठीक है, अगला पैराग्राफ, भिक्षुक अग्रे अचिंत्यत, भिखारी ने आगे सोचा, अग्रे यानी आगे, अचिंत्यत यानी सोचा। कदाचित मम भार्या स्वपितुगृहम गंतुम वदिष्यति, जब कभी भी, कभी मेरी पत्नी, भार्या यानी पत्नी, मम यानी मेरी, स्वपितृगृहम अपने पिता के घर, गंतुम यानी जाने के लिए, वदिष्यति यानी बोलेगी, जब कभी मेरी पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए बोलेगी, अहम निषेधम करिष्यामि, मैं मना करूँगा। सा अधिकम अनुनयम करिष्यति, वह अधिक प्रार्थना, अनुनयम यानी प्रार्थना करेगी। वारम वारम तदर्थम वदिष्यति, बार बार उसी बात को बोलेगी, वही बोलेगी। अहम क्रुद्ध भविष्यामि, मैं, अहम यानी मैं, क्रुद्ध यानी गुस्सा, भविष्यामि यानी हो जाऊंगा। क्रोधेन अहम ताम अबाध्याम पत्नीम पादेन ताड़िष्यामि, क्रोध से मैं, ताम यानी उसको, उस पत्नी को
पादेन यानी पेड़ से, ताड़िष्यामि यानी मारूंगा। एवं विचिंत्यन सह भिक्षुक तत् चूर्णपूरितम घटमेव पादेन अताड़यत। इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, विचिंत्यन यानी सोचते हुए, सभिक्षुक उस भिखारी ने, तत्चूर्णपूरितम घटमेव उस आटे से भरे हुए घड़े को ही, पादेन अताड़यत पेड़ से मार दिया। ठीक है, अगला पैराग्राफ। मृद्घट भग्न गोधूम चूर्णम च भूमौ विक्षिप्तम। मिट्टी का घड़ा भग्न, मृद्घट यानी मिट्टी का घड़ा, भग्न यानी टूट गया, च और गोधूम चूर्णम गेहूं का आटा, भूमौ जमीन पर, विक्षिप्तम यानी फैल गया, बिखर गया। काल्पनिकस्य सुखस्य मूलमेव नष्टम। कल्पना का सुख मूल से ही नष्ट हो गया। उसका जो मूल चीज़ थी उस कल्पना के सुख की, वही नष्ट हो गई। एवमेव निरुद्धमस्य जनस्य केवलम कल्पितम सुखम दुखाय एवं भवति। इस प्रकार ही निरुद्धमस्य यानी बिना परिश्रम वाले, जनस्य यानी व्यक्ति का, केवलम केवल, कल्पित सुख दुखाय दुख के लिए ही होता है। मतलब इस तरह का जो आलसी व्यक्ति होता है, बिना परिश्रम वाला व्यक्ति होता है, उसका कल्पना का सुख भी दुख के लिए ही होता है। उक्तम ही कहा गया है। अब ये जो रेड लाल शाही से जो लिखा हुआ है, ये सूक्ति है ना। ये इस सूक्ति का अर्थ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन यानी परिश्रम से, मेहनत से ही, कार्याणि यानी कार्य, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, न मनोरथे, न कि मनोरथे यानी भाग्य से या इच्छा से। परिश्रम से ही हर कार्य पूरे होते हैं, न कि उसके भाग्य या इच्छा से। ये कहानी पंचतंत्र की कथा पर आधारित है, पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, उससे इस कहानी को लिया गया है। ये शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द आप लिख सकते हैं। इसमें देखो एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि उपसर्ग धातु, इससे पहले वाले चैप्टर 9 में मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग और धातु के बाद क्या लगता है? प्रत्यय लगता है ना। और नॉर्मली उपसर्ग और धातु के बाद मैंने आपको बताया था कत्वा और ल्यप, उसमें से ल्यप प्रत्यय लगता है। तो यानी प्रत्यय लगता है, तो एक शब्द तो हम पद जो है वो उपसर्ग और धातु के बाद प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ दो और दिए हुए हैं, हम शब्द भी बना सकते हैं इसके बाद, और एक क्रिया भी बना सकते हैं। प्रत्यय युक्त पद तो बनते ही हैं, उसके साथ शब्द भी बना सकते हैं, क्रिया भी बना सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अनु उपसर्ग और नी धातु, इसके साथ यदि इनको दोनों को जोड़ेंगे तो अनुनय बनेगा। अनुनय शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एकवचन है ना। और यदि इसमें लट लकार का प्रयोग करें तो अनुनयति हो जाएगा, ये क्रिया है प्रथम पुरुष एकवचन की। ऐसे अनु उपसर्ग और भू धातु, इसका शब्द बनेगा अनुभव, और इसकी क्रिया लट लकार में हो जाएगी अनुभवती। इस तरह से और भी आगे दिया हुआ है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि शब्द कैसे बनेगा, किस धातु से और उपसर्ग से, और लट लकार में उसके रूप कैसे चलेंगे। इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न आ गए। अभ्यास प्रश्न के लिए हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इनके उत्तर पहले कहाँ करना है? सबसे पहले
इसको इसके ही नीचे लिखना, इसके सामने ही लिखना है ना। जहाँ फिलअप्स है फिलअप्स भरना है। जहाँ जैसे ये पहला क्वेश्चन है, नीचे के वाक्यों को पाठानुसार क्रम में सजाएं। मतलब इनका जो क्रम है, हर पंक्ति का क्रम गलत दिया हुआ है। कहानी के आधार पर ये ऑर्डर इसका गलत है ना। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सही रूप में जमाना है, एक के बाद एक घटनाक्रम के आधार पर इसको जमाना है, सही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग डाल सकते हैं हम क्रम में जमाने के लिए। पहले आपको ये सारे काम बिना देखे करने हैं, अपने दिमाग से चैप्टर को देख के। फिर एक बार जब भर दो आप इसको, तब फिर नीचे मैंने आंसर की दी हुई है उत्तरमाला, उससे आपको इसको चेक करना है ताकि आपको खुद को भरना है। ठीक है, उत्तरमाला देने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको चीटिंग करके लिख लें। पहले आप खुद उसकी कोशिश करें, फिर जाके उसको चेक करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। ये जो पहला क्वेश्चन है ये केवल बुक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में भरना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें शब्दार्थ लिखने हैं आपको। शब्दार्थ ऊपर दिए हुए हैं, उनमें से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिक्त स्थान की पूर्ति करो उपयुक्त विशेषणों से। विशेषण तीन विशेषण पीछे दिए हुए हैं, इनमें से सही विशेषण कौन सा आएगा उसके आधार पर उसको भरना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। अनुच्छेद ये पैराग्राफ है, ठीक है। अपठित गद्यांश है ना, या अपठित गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और फिर इस पर आधारित प्रश्न जो नीचे दिए हुए हैं 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये भी आपको बुक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं करना है। इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, इसके उत्तर इसके सामने ही लिख देने हैं, और इन सब के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे। बस आप हमेशा ध्यान रखना कि इसका इन प्रश्नों का अनुवाद आपको आना चाहिए, अनुवाद ध्यान से करना, तब उसका आंसर मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला, क मार्गे गच्छति स्म। क यानी कौन, मार्गे यानी रास्ते में, गच्छति स्म यानी जा रहा था। कौन जा रहा था, तो देखो हम इसे पढ़ेंगे। एकदा एक दरिद्र मार्गे गच्छति स्म। एक बार एक गरीब मार्ग में जा रहा था। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक दरिद्र। बस इतना सा आंसर है, पूरी लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। और यदि किसी को नहीं आता है तो पूरी लाइन भी लिख दे तो भी सही है, पर इसका मूल आंसर क्या है, एक दरिद्र। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे एक दरिद्र। यदि हमें इसका पूरा उत्तर भी लिखना है तो जो क शब्द है उसको हटा देंगे और उसकी जगह एक दरिद्र लिख देंगे, और पूरा बाकी प्रश्न में से आ जाएगा, और पीछे का क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहा फिर वो। अगला 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं का पद परिचय दीजिए। तो इसमें ये जो क्रियाएं दी हुई है, इसका पद परिचय मतलब इसमें कौन सी धातु है ना, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये सारा चारों चीज़ें इसकी बतानी है, हर एक की अलग अलग। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें भी इसको केवल बुक में ही नीचे खाली जगह पे भर लेना, इसको कॉपी में मत करना। 6 नंबर का क्वेश्चन, या इसमें सारा भी नहीं करो तो इसमें आप केवल 3 शब्द कर लेना। 5th में 3, एक तो आगच्छन्तु, एक आसीत और एक वदेयु, इन तीनों को कर लेना कॉपी में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जोड़े के शब्दों को, आपसी भेद को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। मतलब जोड़े के जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से हमें हर एक शब्द का एक वाक्य में प्रयोग करना है और उससे इसका भेद स्पष्ट करना है। जैसे पहला, अस्ति और आसीत, तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है अस्ति। अस्ति का अर्थ होता है और आसीत का अर्थ होता है था।
तो अस्ति का यहाँ दिया हुआ है रमेश मम अनुज अस्ति। रमेश मम अनुज मेरा छोटा भाई, अस्ति का मतलब है। ठीक है, ये दूसरा है आसीत। दशरथ राजा आसीत, दशरथ राजा थे। दोनों का अर्थ समझ में आ गया। रमेश तो मेरा छोटा भाई है, अभी प्रेजेंट काल की बात है, और दशरथ राजा थे, वो पास्ट की बात हुई, भूतकाल की बात हो गई। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुवाद करें। इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है, ये भी कॉपी में नहीं करना है, इसे केवल आप बुक में ही सामने उसका अनुवाद कर देंगे, इसे कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इसकी उत्तर माला है, ये पूरा आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको सारे। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हर बार की तरह मैं जैसा आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले चैप्टर हम ध्यानपूर्वक एक बार संस्कृत में उच्चारण करना है। जब संस्कृत में उच्चारण हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसका एक एक पैराग्राफ को रफ कॉपी में लिखना है। रफ कॉपी में लिखने के बाद उसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करना है, एक बार दो बार। फिर उसके बाद हमें उसके प्रश्न उत्तर, उसके कुछ नियम वगैरह वो देखने, प्रश्नों का उत्तर सामने बुक में भरना है पेंसिल से। फिर अंतिम उसको चेक कर कर उत्तरमाला से और सही कर कर फिर फेयर कॉपी में करना है। जो क्वेश्चन मैंने बताए कि नहीं करने हैं वो नहीं करने हैं। ठीक है, और सबसे अंत में उन्हें याद करना है। ऐसा करने पर आपको पूरा पाठ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।